जय हिंद दोस्तों। मैं अमन आपके अपने परिवार टारगेट विद सम्राट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मैं 10th क्लास की साइंस पढ़ा रहा हूं, जिसका आज चैप्टर 9 है। इसके 8 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो बिल्कुल देख लें। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये NCERT की नोट्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या और भी आपके आगे आने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, ये नोट्स हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं 9 चैप्टर कौन सा है। आनुवांशिकता एवं जैव विकास इस 9 चैप्टर का नाम है और इसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं अनुवांशिकी क्या है, इसके बारे में देखते हैं। आनुवांशिकता वंशागत विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, विभिन्नता या विविधता, यह जनक एवं संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। अब देखिए कि आनुवांशिकता, वंशागत और विभिन्नता विविधता ये क्या है। विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशानुगत होना, पूर्ण विश्वास के साथ, बट इसमें क्या है, यह जनक तथा संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है, विभिन्नता। अब आइए देखते हैं, विभिन्नता दो प्रकार से है, दो प्रकार में बांटी गई है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता, सोमैट्रिक वेरिएशन और गेमेट्रिक वेरिएशन। आइए देखते हैं आगे। सोमैटिक वेरिएशन में यह शारीरिकी कोशिका में आती है। दूसरा है ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। तीसरा है जैव विकास में सहायक नहीं है। चौथा है इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। बट इसमें क्या है, जनन कोशिका विभिन्नता क्या है, यह जनक कोशिका में आती है या अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तीसरा है जैव विकास में सहायक हैं। चौथा है इन्हें आनुवांशिकी लक्षण भी कहा जाता है। अब देखते हैं शारीरिक कोशिका विभिन्नता के जो उदाहरण है वो क्या हैं। कानों में छेद होना, कुत्ते में पूंछ काटना, और उदाहरण मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई। ये दोनों में अंतर है, दोनों के अलग अलग उदाहरण हैं। अब देखिए, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है। विभिन्नताएं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आइए देखते हैं इनके बारे में। अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं। अलैंगिक जनन में देखते हैं विभिन्नताएं कम होती हैं और इसमें विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें देखिए, अलैंगिक जनन में DNA प्रकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। DNA प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। और इसमें क्या है, क्रॉस संकरण के द्वारा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा, म्यूटेशन उत्परिवर्तन के द्वारा, ये लैंगिक जनन है और ये अलैंगिक जनन है। आइए और देख लेते हैं विभिन्नता के लाभ क्या हैं। विभिन्नता के लाभ क्या हैं। पहला है, प्रकृति में विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। और देखिए उदाहरण क्या है, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवपड़ुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। दूसरा है, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। और ये पॉइंट है, स्वतंत्र एवं
जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन हैं। ये दोनों क्या है, विभिन्नता के लाभ हो गए। अब आइए देखते हैं मेंडल का योगदान इसमें क्या रहा मेंडल का योगदान आनुवंशिकी एवं जैव विकास में। इनका मेंडल का योगदान क्या रहा, आइए देखते हैं। मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। कौन कौन से नियम प्रस्तुत किए, देखते हैं। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। अब आनुवंशिकी के जनक कौन हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज़रूर प्रश्न बनता है। अब देख लेते हैं इनके बारे में। क्या इन्होंने 7 विकल्पी क्या निकाला, देखिए। लक्षण, प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक। बीज का आकार कैसा हो सकता है। इन्होंने जो है मटर के पौधे पर अपना आनुवंशिकता का नियम दिया था, जो प्रयोग किया था मटर के पौधे में ही किया था, तो वही ये दिखाना चाह रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो मटर है वो गोल प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक झुर्रीदार, इसमें गुलाई नहीं होती, इसमें गड्ढे गड्ढे होते हैं। अब बीज का रंग एक तो पीला और एक हरा, और फूल का एक रंग बैगनी और एक सफ़ेद, ये प्रभावी और ये अप्रभावी। और मटर की फली कैसी, एक फूली हुई फली, एक सिकुड़ी हुई फली। और ये देखिए फली का भी रंग है, इसमें एक रंग हरा है और एक पीला। अब आइए देखते पुष्प की स्थिति, अच्छी है, अंत्यच्छी, अत्य। अब इन दोनों में क्या अंतर है, अच्छी एक अक्ष पर और ये अंत्यथ ये है। ये देखिए पुष्प की स्थिति, ये लंबा पौधा है और ये बौना है ये। तो इन्होंने क्या बताया, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में विपर्यासी विशेषकों के 7 जोड़े दिखाए गए हैं। आपको हमने दिखाया प्रभावी और अप्रभावी। अब देखिए मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन, इन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। बात आती है आनुवंशिकता की, जब ये इन्होंने खोज की तो इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग क्यों किया, और भी कोई पौधा हो सकता था। तो आइए देखते हैं क्या है। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया था। पहला है, मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल समय से दिखाई देते हैं। मतलब इनके जो लक्षण हैं, इनमें जब क्रिया कराएंगे तो जो लक्षण हैं वो कम समय में दिखाई देने लगेंगे, और इनका जीवन काल छोटा होता है, तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगा इसको करने में। जितना समय मटर के पौधे को बीज से उसका फल, फिर उसका फली निकल आकर जब वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो जीवन काल है वो छोटा होता है, तभी इन्होंने इसको सिलेक्ट किया। सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है। इनमें जो मटर के पौधे होते हैं खेतों में आपने देखा होगा, इनमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। अगर हम चाहें तो उसमें क्या पर परागण भी करवा सकते हैं। पर परागण मतलब अपने हिसाब से किस पौधे के फूल में कौन से दूसरे पौधे के फूल का परागकण जाना चाहिए, उसको हम मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। जैसा कि मानव में होता है या कोई जीव जंतु में होता है, मतलब कि माता पिता एक रहेंगे,
माता पिता एक रहेंगे, लेकिन उनके बच्चों में जो है अलग अलग लक्षण, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार इस पौधे में भी, मटर के पौधे में इन्होंने जब प्रयोग किया तो यही पाया। अब देखते हैं, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विपर्यास विशेषक क्या हैं? इनको क्रम से 7 देखते हैं। ये क्रमांक हैं, क्रम संख्या, लक्षण और विपर्यास विशेषक। अब देखते हैं, पहला नंबर है तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई कैसी हो सकती है? वो जो तना है लंबा भी हो सकता है और बौना भी हो सकता है। और उसके फूल का रंग कैसा हो सकता है? एक बैगनी भी हो सकता है और सफ़ेद भी। ये फूल की स्थिति कहाँ पर? अच्छी भी हो सकती है और आंत्य भी हो सकती है। ये सत्य नहीं है, आंत्य है। और ये फली का आकार, फली का आकार कैसा? फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ। फूल या तो फूला या तो सिकुड़ा। और फली का रंग कैसा हो सकता है? हरा और पीला। हरा और पीला फली का रंग हो सकता है। अब देखते हैं, बीज का आकार कैसा हो सकता है? बीज का आकार गोल, मुरझाया हुआ। गोल भी हो सकता है और झुर्रीदार भी हो सकता है। झुर्रीदार मतलब ऐसे गोल गोल है, लेकिन एक मटर गोल होगा, एक होगा ऐसे ऐसे सिकुड़ा सिकुड़ा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गड्ढे गड्ढे होंगे, इस प्रकार से। और बीज का रंग क्या हो सकता है? पीला और हरा। ये पीला और हरा दोनों हो सकते हैं, मतलब अलग अलग होंगे, या तो पीला या तो हरा। अब देखते हैं, एकल संकरण, मोनो हाइब्रिड। एकल संकरण में क्या है देखते हैं। मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। मान लीजिए हमने दो पौधे लिए मटर के, एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। इन दोनों में जब क्रॉस होगा तो एकल संकर क्रॉस कहेंगे इनको। उदाहरण क्या है? लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण कराया जाए। अब देखते हैं संकरण। ये देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक लिया हमने लंबा पौधा, एक लिया बौना पौधा। लंबा लिया और एक लिया बौना पौधा। जो लंबा पौधा है उसमें क्या है? टी, डबल टी से हमने प्रदर्शित किया। बौने में स्मॉल टी और स्मॉल टी। जैसा कि जब जो मनुष्य हैं उनमें जो गुणसूत्र होते हैं, जो महिला में होंगे, क्या होंगे? महिला में होंगे एक्स और एक्स, और पुरुष में होंगे एक्स और वाई। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है मटर के पौधे में। एक को हमने टी कह दिया, एक हो गया स्मॉल टी। युग्मक, एक युग्मक ये इधर आ गया, एक युग्मक ये, और एक इसका स्मॉल टी इधर, एक इसका स्मॉल टी इधर। अब ये दो और ये दो एक दूसरे से कियक संकरण करेंगे। कैसे देखते हैं। एक टी यहाँ पर आ गया, इसका स्मॉल टी आ गया, फिर इसका टी आ गया, इसका स्मॉल टी आ गया। अब इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, और इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी। तो देख सकते हैं आप, प्रथम पीढ़ी तैयार हो गई, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली हो गई। अब आगे चलते हैं, क्या है? सभी लंबे पौधे। इसमें जो प्रभावी लक्षण है कैपिटल टी के दिखाई देंगे। जो प्रभावी होगा उसका प्रभाव होगा वो शरीर में दिखेगा या पौधे में दिखेगा। अब देखते हैं, जब दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी आ गई, अब पहली पीढ़ी में हम संकरण कराएंगे। एक लेंगे लंबा पौधा कैपिटल टी, और एक बौना पौधे लेंगे कैपिटल टी। अब इन दोनों में जो है क्या होगा? संकरण होगा। अब देखते हैं, ये एक लिया, ये लंबा पौधा है और ये बौना है। इसमें का टी ये आ गया कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इसमें की कैपिटल टी, और ये इसमें की स्मॉल टी। अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो कैसे संकरण करेंगे? कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी, फिर इसका कैपिटल टी, फिर इसका स्मॉल टी, फिर इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी और इसका कैपिटल टी, और इसका स्मॉल टी और ये इसका स्मॉल टी। तब देखते हैं क्या बना हुआ है। एक
कैपिटल टी मतलब लंबा पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा पौधा, और स्मॉल टी जो रहेगा तो वो बौना पौधा हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके हाई स्कूल में भी काम आएंगे, हाई स्कूल में भी पढ़ना है इनको और इंटर क्लास में भी पढ़ना है। बायोलॉजी के छात्र तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अवलोकन कैसे करते हैं। अवलोकन अब करना है इसका जो हमने क्रिया कराई है। अब देखते हैं प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। आपने देखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी आपको दिखाते हैं। ये प्रथम पीढ़ी F1, इसमें देखिए सभी कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, ये सभी लंबे पौधे हैं। अब देखते हैं और अवलोकन करते हैं सेकंड पीढ़ी में 3/4 लंबे और 1/4 बौने। 3/4 का मतलब कि 4 में से जो 3 हैं वो लंबे थे, और 1/4 का मतलब 4 में से जो 1 है वो बौना था। तो इन दोनों में क्या रेशियो बनेगा, 3 लंबे और एक छोटा, 3 लंबे और 1 बौना, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4 हो गए। ये चीज़ है, ये देखिए ये 4 हैं, चारों में से ये लंबे हैं तो ये 3 है, और ये छोटा है तो ये 1 हो गया। ये चीज़ है। अब देखते हैं जीनोटाइप क्या है। F1 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा, ये। और F3 पीढ़ी जो बनेगी, फिर इनमें जब संकरण होगा तो 1:2:1 का संकरण निकलेगा, लक्षण निकलेंगे। ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का संयोजन ये अनुपात में प्राप्त होगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, आइए देखते हैं निष्कर्ष। कैपिटल टी व ये दोनों लंबे पौधे हैं, यद्यपि स्मॉल टी बौना पौधा है। मतलब जिसमें कैपिटल टी आ जाए तो समझ जाइए कि वो लंबा होगा, अगर दोनों स्मॉल टी हैं तो क्या होगा, बौना होगा। दूसरा है टी की एक प्रति पौधे को टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनापन के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां स्मॉल टी होनी चाहिए। जैसा कि आपको हमने बताया कि स्मॉल टी होंगे तो बौना होगा, अगर इस जहाँ पर भी कैपिटल टी आ जाएगा, चाहे वो स्मॉल टी के साथ हो चाहे वो कैपिटल टी के साथ हो, तो वो लंबा ही रहेगा। देखते हैं कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, स्मॉल टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। द्विसंकरण, द्विविकल्पी संकरण, डी हाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें देखते हैं डी हाइब्रिड क्रॉस में, ये देखिए डी हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। तो आइए देखते हैं द्विसंकरण। मटर के 2 पौधों के 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस। प्रथम पीढ़ी हो गई, हमने प्रथम पीढ़ी को निकाल लिया। अब सेकंड पीढ़ी भी निकल गई, वो एक संकरण था, एकल संकरण था। अब ये है द्वितीय संकरण। आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा कि द्वितीय संकरण द्वितीय पीढ़ी, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आइए आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो देखिए ये प्रथम पीढ़ी है और ये सेकंड पीढ़ी, ये दोनों किन में आते हैं, ये आते हैं एकल संकरण में। एकल संकरण में प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी आती हैं। द्वितीय संकरण अलग है, द्विसंकरण। तो ये देखते हैं और थोड़ा हम जूम कर देते हैं। जनक पीढ़ी, जनक गोल पीला और ये झुर्रीदार हरा। गोल पीला, ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, और झुर्रीदार में स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब युग्मक इनके क्या निकलेंगे, ये निकलेगा कैपिटल ये स्मॉल।
और ये बना गोल पीला, ये प्रथम पीढ़ी ये इसकी हो गई। इनमें स्वपोषी हुआ, मतलब सॉरी स्वपरागण, स्वपरागण हुआ। जब स्वपरागण होगा तो क्या होगा, ये था कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो था आपको हमने ऊपर दिखाया ये चीज़। अब इसको हम बांटेंगे कैसे, इनको ऐसे ये कैसे रखेंगे इनको हम, आइए देखते हैं। अब देखते हैं कि कैसे इनको हमको रखना है। तो पहले आप देखिए क्या रखेंगे, ये हमने आर रखा कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, फिर हमने स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर, फिर ये स्मॉल आर। पहले एक एक लेटर देखिएगा आप, और इसमें देखिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर हम दोबारा जब रखेंगे क्या रखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या होगा, स्वपरागण होगा। अब ये आपस में संकरण करेंगे, ये इसके साथ संकरण करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ये इसके साथ संकरण करेगा तो ये बनेगा। ये इसके साथ संकरण करेगा तो ये बनेगा। और ये वाला जो है जब इसके साथ संकरण करेगा तो ये बनेगा, और ये वाला संकरण करेगा तो ये बनेगा। इसी प्रकार जब ये वाला ये संकरण करेगा आपस में तो ये बनेगा। देखिए एक चीज़ आपको समझाना चाहेंगे तो इसे देखिए आप, ये जब ये दोनों इसे मिलेंगे तो ये बनेगा बीच वाला, तो ये बनेगा ये, इसी तरह 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 सब बनते चले जाएंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ येलो कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं। ग्रीन कलर में झुर्रीदार हैं और ये येलो वाले जो हैं वो गोल हैं। अब इनको बांटा गया है, ये जिस अनुपात में फिनोटाइप बढ़ते हैं, फिनोटाइप अनुपात, ये किस अनुपात में बटेगा, 9:3:1। ये क्यों, गोल पीले गोल हरे, झुर्रीदार पीले झुर्रीदार हरे, 9:3:1, ये अनुपात आपका ये बन गया। इस अनुपात में ये जो सभी बने हुए हैं ये कितने हैं, आइए कैलकुलेट कर, ये 4 हैं, ये 4 हैं, तो 4 × 4 16, 4 × 4 ये 16 बन गया, तो ये भी 16 है। ये चीज़ द्विसंकरण क्रॉस के परिणाम जिनके जनक दो जोड़े विपरीत विशेषकों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति। ये देखिए, गोल पीले बीज ये 9 निकलेंगे, गोल हरे बीज 3 निकलेंगे, झुर्रीदार पीले बीज 3 और झुर्रीदार हरा 1 निकलेगा। इस प्रकार से दो अलग अलग बीजों की आकृति एवं दो स्वतंत्र वंशानुगति होती है। आगे चलते हैं। लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, किस प्रकार जो लक्षण हैं वो दिखते हैं, किस प्रकार व्यक्त होते हैं, ये देखते हैं। कोशिका के डीएनए, फिर उसके बाद जीन क्या, डीएनए की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई, फिर उसके बाद सूचना स्रोत, फिर उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है, एंजाइम व हार्मोन ये नियंत्रित करते हैं। जीन टी प्रभावी लक्षण, एंजाइम का दक्षता से कार्य करना। उसके आगे क्या, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना, लंबे पौधे निकलेंगे। और जीन स्मॉल टी का अप्रभावी लक्षण होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, एंजाइम का कम दक्षता से कार्य करना, अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना,
ये बौने पौधे होते हैं। अब देखते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कैसे होगा, किसमें, जंतुओं में। जैसे मनुष्य में देखते हैं, इनमें जीन मतलब लिंग निर्धारण कैसे होता है। आइए देखते हैं। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण क्या 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 हैं। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। जैसे घोंघा में क्या है, लिंग निर्धारण कैसे कार्य करेगा, अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करेगा। और कुछ प्राणी जैसे मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। जैसे आपको बताया हमने, मादा मतलब महिलाओं में क्या XX, और इसमें नर में क्या XY। अब देख लेते हैं मानव में लिंग निर्धारण ये कैसे होता है। तो लैंगिक गुणसूत्र क्या है, नर में और मादा मतलब मेल और फीमेल। मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। अब इनको हमने युग्मक बांट लिया अलग अलग, ये X अलग कर लिया, ये Y, ये X, ये X। जब निषेचन होगा तो क्या होगा, जब पुरुष का X और महिला का X जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, XX। XX किसके लिए होता है, मादक मतलब फीमेल के लिए। और जब पुरुष का X दूसरे मादा के दूसरे X से क्रिया करेगा तो क्या होगा, XX इसमें भी बनेगा। तो जब XX मिलेंगे तो क्या, एक पुत्री का जन्म होगा। अब देख लेते हैं, जब मेल का Y जब फीमेल के एक X से क्रिया निषेचित होगा तो क्या होगा, नर बनेगा। इसी प्रकार दूसरे X के साथ नर का Y जब क्रिया करेगा तो XY बनेगा। तो XY मतलब कि मेल और XX मतलब कि फीमेल, ये संतति उत्पन्न होंगी। अब इसमें देखिए, अब कौन लिंग निर्धारित कर रहा है, पुरुष कर रहा है। ये पुरुष के ऊपर निर्भर करता है कि उसका कौन सा गुणसूत्र महिला के गुणसूत्र से मिलता है। अगर पुरुष का X वाला मिलेगा तो महिला का जन्म होगा और बच्ची का जन्म होगा। और जब पुरुष का Y गुणसूत्र जब क्रिया करेगा, निषेचन करेगा तो क्या होगा, एक नर का जन्म मतलब कि एक मेल बेबी का जन्म होगा। अब देखिए, आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता के X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशागत हुआ है वह लड़की, एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशागत होता है तो वह लड़का होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, ये चैप्टर 9 का फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम जल्द ही लाएंगे और आगे की चीज़ें वो सेकंड पार्ट में होंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।